नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पूजा अग्रवाल आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान में भाग 2 को लेकर यहाँ फिर उपस्थित रही हूँ। मित्रों, आगे भाग 1 के अंदर मैंने भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, जो कि हमारा पाठ 8, जिसके अंदर मैंने संविधान की व्याख्या, उसका महत्व क्या है, संविधान की जो निर्माण प्रक्रिया है, संविधान का जो निर्माण है वो किस तरह हुआ, कितने सदस्य थे, संविधान की रचना हुई तब, संविधान सभा में कौन कौन महत्व के जो प्रतिनिधि थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू है, HP मोदी है, तो ऐसे जो महत्व के प्रतिनिधि थे उनके बारे में जानकारी दी। महिला प्रतिनिधि में सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित जैसे महान जो महत्वपूर्ण महिलाएं थी उनके बारे में जानकारी दी। संविधान में प्रस्तावना का क्या महत्व है, तो प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा के समान है, यानी प्रस्तावना के अंदर जो शब्दों का उल्लेखन किया गया है तो वो शब्द जो है वो संविधान को आत्मा के समान गिने जाते हैं। तो उन शब्दों का जो महत्व है वो एक आधारभूत शब्द है, तो उसमें से 3 आधारभूत स्तंभ के रूप में, जैसे कि लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, जो कि संविधान के आधार स्तंभ है, तो उनके सबके बारे में मैंने आपको विस्तृत जानकारी भाग 1 के अंदर दी। तो इस भाग 2 के अंदर मैं आपको आगे की चर्चा करूंगी। तो मित्रों, हमारा जो पाठ 8 है भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, जिसके अंदर प्रस्तावना का महत्व, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण शब्द है प्रस्तावना, उसका महत्व देखा, उसकी व्याख्या देखी और उसके जो मुख्य 3 आधार स्तंभ है, लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, तो इन तीनों शब्दों का जो महत्व है संविधान के अंदर, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी, एक एक शब्दों की जानकारी हमने आगे के वीडियो में ली। अब इस वीडियो में अपने जो लक्षण है, संविधान के मूलभूत लक्षण कौन कौन से हैं, तो इन सभी मूलभूत लक्षणों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे जो मूलभूत लक्षण हैं संविधान के, उसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो है महत्व के हैं। तो 26 जनवरी 1950 से लागू विश्व का सबसे बड़ा, विस्तृत और ब्यौरेवार, यानी कि आगे के वीडियो में हमने देखा कि भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा, विशाल और ब्यौरेवार तथा तदुपरांत हस्तलिखित, यानी जो हाथों से लिखा गया है, तो ऐसा एक महान, बहुत ही बड़ा विश्व का संविधान जो कि हमारे भारत का है, तो ऐसा ब्यौरेवार भारत के लिखित संविधान के कुछ विशिष्ट तथा मूलभूत लक्षण निम्नानुसार है। तो सबसे पहला लक्षण है मित्रों, ये जो संविधान के मूलभूत लक्षण है वो आपकी परीक्षा के अंदर सभी मूलभूत लक्षण तो नहीं, किन्हीं 2 या 3 या 5 ऐसे कुछ लक्षण पूछे जाएंगे, तो उन कोई भी 5-10 लक्षण आपको याद तो रखने ही है। तो इसमें सबसे पहला लक्षण है कि लिखित दस्तावेज। सबसे पहला लक्षण क्या है? लिखित दस्तावेज। ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान लिखित स्वरूप में हैं। यानी कि ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर भारत सहित विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान जो है वो लिखित स्वरूप में है। लिखित यानी लिखे गए हैं, पर हमारा जो संविधान है वो हस्तलिखित है, यानी हाथों से लिखा गया है। तो भारत की सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यानी भारत की जो सामाजिक, भौगोलिक, यानी जो आजू बाजू भारत की जो भूमि और लोग हैं, तो ऐसी भौगोलिक और वैविध्यपूर्ण परिस्थिति, यानी जो विविधता वाली जो परिस्थिति है, और पूर्व इतिहास को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा ने भारत के लिए लिखित संविधान का स्वरूप निश्चित किया है। यानी ये जो है वो लिखित दस्तावेज का स्वरूप है कि ब्रिटेन और इजराइल को छोड़कर विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी का जो संविधान है वो लोकतंत्रात्मक देशों के संविधान लिखित स्वरूप में है, और सामाजिक, भौगोलिक तथा वैविध्यपूर्ण परिस्थिति तथा पूर्व इतिहास को ध्यान में रखकर ये संविधान लिखित स्वरूप का निश्चित किया गया था। अब हम दूसरा देखेंगे संविधान का आकार, कि संविधान जो है वो कितना बड़ा है, कौन कौन से परिशिष्टों और अनुच्छेदों से बनाया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है?
तो यहाँ आपको ध्यान रखना है 22 भागों में विभाजित है। 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद? तो 395 अनुच्छेद हैं और 8 परिशिष्ट हैं। वर्तमान में 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। इस संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था तथा उनके आंतरिक संबंध, केंद्र तथा राज्यों की शासन व्यवस्था के अंदर उनके आंतरिक यानी कि उनके अंदर के जो संबंध है, लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, हमारे जो कुल मूलभूत अधिकार है वो 6 अधिकार हैं, जो समानता का, स्वतंत्रता का, कहीं भी आने जाने का, विचार वाणी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसे अधिकार जो है वो भी आपको आगे नागरिक शास्त्र के पाठ में ही, अगले ही चैप्टर में आपको पढ़ने के आएंगे। तो लोगों के मूलभूत अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग। तो अल्पसंख्यक वर्ग, यहाँ पर हमने देखा चुनाव आयोग, यानी कि चुनाव करने के लिए जो एक संस्था नहीं परंतु आयोग, यानी कि जो टीम होती है, जो चुनाव कब करना है, किस तरह करना है, कौन कौन से प्रतिनिधि उसमें खड़े होंगे, तो उस सबकी जो बैठक बुलाकर जो कार्यवाही करते हैं, तो ऐसा चुनाव आयोग। स्थानीय स्वराज की संस्थाएं, अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक यानी कि जो जिस वर्ग की संख्या या जिस समुदाय या समाज की संख्या में कम लोग हैं, तो ऐसा जो वर्ग है, ऐसा जो समाज है जहाँ जो समाज की संख्या कम है, तो ऐसे जो वर्ग है पिछड़े वर्ग, पिछड़े वर्ग यानी कि जो आर्थिक तरीके से यानी पैसों के मामले में तो वो पिछड़ा यानी कि बहुत ही निम्न कक्षा का है ही, परंतु उसे लोगों के बीच में बैठना उठना नहीं होता है, या तो हर मामले में जो बहुत ही कमज़ोर है, तो ऐसा पिछड़ा वर्ग तथा समाज के वंचित समूहों के लिए विशेष व्यवस्थाएं इस संविधान के अंदर की गई हैं। तो जिसके कारण हमारा संविधान विश्व के दूसरे संविधानों की अपेक्षा विशाल, विस्तृत तथा ब्यौरेवार है। तो ये जो है वो संविधान का आकार है कि संविधान जो है 22 भागों में विभाजित है, जिसमें 395 अनुच्छेद तथा 8 परिशिष्ट, और वर्तमान में जो है वो कितने 12 परिशिष्टों का समावेश किया गया है। अब हम देखेंगे एकल नागरिकता, बहुत ही महत्व का मुद्दा और लक्षण। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता यानी क्या कि भारत का जो नागरिक है वो दूसरे देश में जाकर चुनाव में या चुनाव के समय में मत दे सकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में बसा हुआ है और वहीं का परमानेंट वीज़ा ले लिया है, तो वहाँ का व्यक्ति फिर वहीं गिना जाएगा, भारत के अंदर वो अपना मत दे सकता नहीं है। तो ऐसी एकल नागरिकता, तो उसके बारे में जानते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में प्रत्येक व्यक्ति दोहरी नागरिकता रखता है। दोहरी नागरिकता यानी कि वो अमेरिका के अंदर भी वोट दे सकता है और यहाँ पर भी वोट दे सकता है। अर्थात पहली नागरिकता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए की, और दूसरी वह जिस राज्य में निवास करता है उस राज्य की। यानी कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर कैसा होता है कि एक तो यूएसए की नागरिकता, जैसे कि हमारा भारत देश है, एक तो उसकी नागरिकता, और दूसरा जैसे कि हम गुजरात में रह रहे हैं तो गुजरात की। उदाहरण के तौर पर हम भारत के नागरिक हैं, तो यानी भारत की ओर से हमें एक नागरिकता मिली है, और दूसरा कि हम गुजरात में हैं तो गुजरात की नागरिकता है। फिर गुजरात के अंदर जब चुनाव होता है तो हम गुजरात में भी वोट डालेंगे, और जब किसी और राज्य के अंदर अगर चुनाव है तो वहाँ जाकर भी हम वोट डालेंगे, तो उसे कहते हैं दोहरी नागरिकता। तो अमेरिका जैसे देशों के अंदर ये दोहरी नागरिकता है कि जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए की भी नागरिकता मिलती है, और नागरिक यानी व्यक्ति जिस राज्य में रह रहा है वहाँ की भी नागरिकता मिलती है, यानी 2 बार वो चुनाव में वोट दे सकता है। पर हमारे भारत के अंदर ये सिस्टम नहीं है। भारत के अंदर क्या है, सिर्फ एकल नागरिकता। जबकि हम भारत के किसी भी राज्य में निवास करते हो तो हमें एक ही नागरिकता प्राप्त है, इसीलिए हम एकल नागरिकता में मानते हैं, तो वह है भारतीय नागरिकता। हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं है, तो यानी कि हमें सिर्फ एक ही नागरिकता प्राप्त हुई है, वह है पूरे भारत की भारतीय नागरिकता। बराबर अमेरिका जैसे देशों के अंदर जो दोहरी नागरिकता है वो भारत के अंदर नहीं है। अब चौथा आता है मुद्दा
मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र। तो देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी समवाय तंत्र शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इस प्रकार भारत एक संघीय राज्य है। भारत एक संघीय राज्य क्यों है? तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, संघ यानी कि समूह, जहां अनेक राज्य भारत के अंदर आए हुए हैं, बराबर। तो ऐसे राज्यों का जो संघ है, इसीलिए भारत एक संघीय राज्य है। तो संघ शब्द द्वारा भारत में संघ तथा इकाई राज्यों के बीच कभी भी परिवर्तन न किया जा सके, ऐसे स्थायी संबंधों का लिखित स्वरूप में संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इकाई राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इकाई राज्य यानी कि जो केंद्र सरकार से नहीं है। आगे देखते हैं समवाय तंत्र में केंद्र सरकार तथा प्रदेशों की राज्य सरकार के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए क्या करेगी? कानूनों का निर्माण कर सके। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए सत्ता विभाजन के अनुसार दोनों अपनी सत्ता का उपभोग करते हैं, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने प्रदेश में अपने कार्य को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण कर सके। तो समवाय तंत्र में, यानी कि ये जो मजबूत केंद्र वाला समवाय तंत्र है, उसमें केंद्र सरकार और प्रदेशों की राज्य सरकार, प्रदेश यानी कि जो अलग अलग राज्य की, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो ऐसे अलग अलग राज्यों की जो राज्य सरकारें हैं, उस बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जिससे राज्य सरकार अपने प्रदेश यानी अपने ही राज्य में अपने कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण कर सके। तो ऐसे मजबूत समवाय तंत्र जो है उसकी रचना संविधान में शब्द का उल्लेख नहीं है, पर ऐसा मजबूत समवाय तंत्र वाला हमारा भारत का संविधान है। तो संघीय शासन व्यवस्था में तटस्थ, निष्पक्ष, स्वतंत्र न्याय तंत्र की व्यवस्था की गई है। तो इसी बीच भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का स्पष्ट और विस्तृत विभाजन किया गया है। तो केंद्र सरकार अलग है और राज्य सरकार अलग है। तो इन दोनों की जो चुनाव है वो भी अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसके लिए संविधान में 3 सूचियाँ बनाई गई हैं। कौन कौन सी? तो एक तो संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। तो इन तीनों संविधान में अलग अलग सूची है। सबसे पहले संघ सूची यानी कि केंद्र सूची के बारे में जानेंगे। संघ सूची में कुल 97 विषयों का समावेश किया गया है। कितने? तो 97 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार, केंद्र सरकार जो होती है उसको है। तो राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे संरक्षण, विदेशी मामले, परमाणु शक्ति, वित्त यानी कि नाणा यानी पैसों के मामले में जो भी कुछ लेन देन है, बीमा है, बैंकिंग है, डाक, तार, रेलवे आदि क्षेत्रों पर केंद्र सरकार का अधिकार है। अब राज्य सूची, राज्य का क्या अधिकार है? तो इनमें कुल राज्य सूची के अंदर 66 विषयों का समावेश है। संघ सूची में कितने विषयों का समावेश देखा था हमने? 97 विषयों का। कितने? 97। जबकि राज्य के अंदर 66 विषयों का समावेश किया गया है, जिन पर कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता, यानी अपने ही राज्य के अंदर, गुजरात के अंदर अगर कोई कानून निर्माण की प्रक्रिया करनी है, नया कानून बनाना है, तो उसकी सत्ता किसके हाथ में है? तो गुजरात का जो मुख्यमंत्री है, राज्य सरकार जो है यानी गुजरात की जो सरकार है उसके हाथ में है। तो कानून बनाने की संपूर्ण सत्ता राज्य की विधानसभाओं को प्राप्त है। कानून और व्यवस्था, शिक्षा, स्थानीय स्वराज की संस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, जमीन, आंतरिक व्यापार और वाणिज्य विषयक सेवाओं आदि का समावेश राज्य सूची में किया गया है। अगर केंद्र को ऐसा लगे कि किसी राज्य में कानून और व्यवस्था भंग हो रही है, यानी केंद्र सरकार को कहीं पर ऐसा लगता है कि इस राज्य के अंदर कानून और व्यवस्था भंग हो रही है, तो उस राज्य की सहमति अथवा सहमति के विरुद्ध भी केंद्र उस राज्य में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, यानी कि अगर यहाँ पर जैसे कि अभी महामारी के अंदर कहीं पर पुलिस कुछ सेवा हमारी कर रही थी, यानी कि पुलिस जो
हर एक चार रास्तों पर या तो लोगों के सामने खड़ी है, पर फिर भी लोग उनकी बातें नहीं मान रहे, ऊपर से पुलिस पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है कि केंद्र सरकार को पता चलता है कि जहां नागरिकों के और पुलिस के बीच में कानून का क्या हो रहा है, कानून का भंग हो रहा है, या जो व्यवस्था जो मैनेजमेंट किया गया है कि कर्फ्यू लगाया हो तो बाहर नहीं निकलना है, तो उसका जो भंग होता है, तो उस समय में अगर भंग होता देख तो केंद्र सरकार क्या करती है, सीआरपीएफ बुलाती है, जो मिलिट्री जवान होते हैं ना, वो लोगों को क्या करती है, भेजती है। तो उस सीआरपीएफ जो होते हैं वो पब्लिक को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है उसका उल्लेख राज्य सूची में किया है। तो अब हम देखेंगे संयुक्त सूची। संयुक्त सूची में कुल 47 विषयों का समावेश किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन जब भी केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों के कारण दोनों के बीच विवाद या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि इस संयुक्त सूची के अंदर दोनों को अधिकार होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। पर जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून के कारण दोनों के बीच विवाद हो, कोई झगड़ा हो, समस्या खड़ी हो, तो उसमें केंद्र सरकार का जो नियम है उसको सर्वोपरि माना जाता है। तो इसी तरह इस सूची में दीवानी और फौजदारी मामले यानी कि जब भी कोई पुलिस का मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, तो उसे दीवानी और फौजदारी गिना जाता है। तो ऐसे मामले में विवाद, तलाक तथा भरण पोषण, शिक्षा, आर्थिक आयोजन, व्यापारी संघ आदि का समावेश इसमें किया गया है। तो इसी तरह संविधान के अंदर इन 3 सूचियों में अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों का समावेश किया गया है। अब है शेष सत्ताएं, यानी बाकी की सत्ताएं जो है उनके बारे में। तो देखेंगे, जिन विषयों के संदर्भ में केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सके, ऐसे विषयों का समावेश किसमें किया गया है, शेष सत्ता में किया गया है। इन अतिरिक्त विषयों अथवा शेष सत्ता में शामिल विषयों का कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार को प्राप्त है। तो आगे देखते हैं कि उत्पादन शुल्क, आयात निर्यात कर। आयात यानी कि आयात, भारत के अंदर कोई माल जो है वो दूसरे देशों से यहाँ आ रहा है, यहाँ का जो चीज़ वस्तुएं हैं वो दूसरे देशों में जा रही है। तो ऐसे आयात निर्यात कर, आयकर आदि अधिक आय प्राप्त करने वाले करों को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को। जो भी टैक्स लगता है बाहर के देशों से, यहाँ कुछ भी माल आता है या यहाँ से कोई भी चीज़ वस्तुएं बाहर जाती हैं, तो जो टैक्स लगाने का काम है वो कौन करता है, केंद्र सरकार। जबकि विक्रय यानी विक्रय कर यानी कि बेचने का जो टैक्स है, कोई भी चीज़ बेचते हैं उस पर जो टैक्स लगा जाता है, मनोरंजन कर, राजस्व, शिक्षण कर जैसे कम आय वाले करों को लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है। तो इसीलिए राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली सहायता पर आधार रखना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था, जो कि 5वां लक्षण है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। तो कौन कौन से 3 प्रकार के आपातकाल? तो पहला जो है युद्ध बाह्य आक्रमण, युद्ध 2 देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो तब, और बाह्य आक्रमण या सशस्त्र सेनाओं द्वारा विद्रोह की परिस्थिति में जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति भंग हो रही हो तो, अथवा संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार राज्य सरकार प्रशासन न कर रही हो, तो केंद्र सरकार संवैधानिक आपातकाल घोषित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है। सतत मूल्य वृद्धि के कारण देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है। सतत मूल्य वृद्धि यानी कि भाव जो बढ़ने लगते हैं चीज वस्तुओं से, तो ऐसे समय में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से कमजोर होने लगती है। उस समय देश में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। वित्तीय यानी कि पैसों की तंगी आ जाती है, बहुत ही बोलते हैं ना कि कमी आ जाती है, तो उस समय देश में क्या हो जाता है, वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
तो इसी तरह तीन प्रकार के आपातकाल को बांटा गया है। तो इस प्रकार तीनों आपातकाल परिस्थितियों में हमारी संघीय शासन व्यवस्था संपूर्ण रूप से एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है और आपातकाल लागू रहने तक संघीय शासन व्यवस्था रहती है। अब देखते हैं संसदीय शासन पद्धति। संसद यानी कि दो प्रकार के संसद है, एक तो ऊपरी सदन है और निचला सदन है। यह संसद के दो सदन है। तो देखते हैं यहाँ पे कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से लोकसभा की रचना होती है। लोकसभा जो भी जब चुनाव होते हैं कि यह लोकसभा के चुनाव है या राज्यसभा के चुनाव है, बराबर। तो लोकसभा के चुनाव में हम लोग जो वोट देने के लिए जाते हैं, मत देने के लिए जाते हैं अपना, तो उससे एक लोकसभा की रचना होती है कि जिसके अंदर हम जो प्रतिनिधि को चुनते हैं वही प्रतिनिधि हमारी समस्याओं का निराकरण लाता है। तो संसद के दो सदन है, ऊपरी सदन जो राज्यसभा और निचला सदन जो है लोकसभा। संसद सदस्यों में से मंत्रिमंडल की रचना होती है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। मंत्रिमंडल को जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वह सत्ता पर रह सकता है। इसमें महत्व का प्रश्न क्या है कि यहाँ पर जो ये दो सदनों के बारे में दिया गया है ना, ये दोनों सदन आपको याद रखने हैं। और बाकी का जो है यहाँ पर कि केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से तथा राज्यों का प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा राज्यों में मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल करता है। यानी कि देश के अंदर पूरा जो शासन है वो कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और उनके जो हाथ के नीचे जो मंत्रिमंडल है वो। और राज्यों के अंदर जो राज्य मंत्री है, राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो सब शासन चलाते हैं और उनकी जो मंत्रिमंडल की टीम है वो राज्यों के अंदर के कार्यवाही संभालती है। तो ये जो है संसदीय शासन पद्धति यानी लोकसभा के अंदर का कार्यकाल है। अब हम देखेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है जो उस राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब राज्यसभा में विविध क्षेत्रों में विशेषज्ञ अनुभवी ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। राज्यसभा स्थायी सदन है एक ही जगह पर, तो उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष निवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस प्रकार राज्य सरकार के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। लोकसभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ताएं कम हैं, जबकि लोकसभा की सत्ताएं महत्वपूर्ण, सर्वोपरि तथा निर्णायक है। यानी लोकसभा की सत्ताएं जो है, यानी लोकसभा के अंदर जो सत्ता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वोपरि यानी सबसे ज़्यादा ऊपरी और मानने वाली लोकसभा। अभी जो हमारी इलेक्शन अभी 2017 में जो गए वो लोकसभा के थे कि जिसके अंदर लोगों ने अपने मन चाहा प्रतिनिधि यानी कि हमारे जो मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, उनको चुना और उन्हीं के राज्य में यानी उनके द्वारा जो भी कुछ निर्णय आते हैं वो हम करते हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुग्रथित न्यायतंत्र। हमारा जो न्यायतंत्र है वो कैसा है? स्वतंत्र, निष्पक्ष यानी किसी एक पक्ष में न रहने वाला, ऐसा सुग्रथित न्यायतंत्र और स्वतंत्र। तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष, संलग्न तथा सुग्रथित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्र, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एक अच्छा न्याय मिल सके उसको, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में अर्थात राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय यानी कि जिसे हम अदालत कहते हैं, तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बीच में राज्य स्तर पर राज्य यानी उच्च न्यायालय, निचले स्तर पर जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय यानी कि जिला न्यायालय यानी कि हमारे अहमदाबाद शहर जो है जिसमें जिला न्यायालय होती है अहमदाबाद जिले के अंदर, और राज्य स्तर पर यानी गुजरात राज्य के अंदर जो होती है वो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, और सबसे ऊपर जो होती है देश की वो सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं पर जो केस दाखिल होता है वो सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे आती है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उससे नीचे आती है जिला न्यायालय, बराबर। तो ऐसे इसके उपरांत विशेष न्यायालय यानी छोटी मोटी कोर्ट जो होती है वो।
तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ता है। संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संवैधानिक मामलों या किसी कानून के अर्थघटन से संबंधित उत्पन्न हुए विवाद को हल करने की अंतिम सत्ता सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। संवैधानिक संरक्षक के रूप में न्यायपालिका नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है। तो इसी तरह जो है हमारी न्यायपालिका जो है वो कैसी है, स्वतंत्र सुग्रथित तरीके से कार्य करती है। अब है संवैधानिक संशोधक उपबंध। तो भारतीय संविधान विश्व के दूसरे देशों के संविधान की तुलना में परिवर्तनशील है, यानी कि आगे हमने देखा था कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें कुछ परिवर्तन और सुधार होते रहे हैं। जैसे कि शुरुआत पे पहले ही कितने परिशिष्ट थे, तो 8 परिशिष्ट थे, 6 परिशिष्ट थे, उसके बाद 8 हुए और अभी जो है कुल वर्तमान 12 परिशिष्ट हैं। तो इसी तरह परिवर्तनशील है। समय और संयोगों के अनुसार समय समय पर संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है। संविधान में सुधार से संबंधित धाराओं को 3 भागों में बांटा गया है। तो कौन सी? तो पहली है कुछ परिस्थितियों में संसद में उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से, तो भाग लेने वाले सदस्यों के सामान्य बहुमति से सुधार किया जा सकता है। दूसरा है कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बहुमति तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि कुछ परिस्थितियों में संसद के दोनों सदन यानी कि राज्यसभा और लोकसभा की बहुमति तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य यानी जो भी प्रतिनिधि खड़े होते हैं उसके 2/3 सदस्यों की स्पष्ट बहुमति द्वारा संविधान में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो संविधान के कुछ भाग में सुधार करने के लिए, यानी संविधान के अंदर कुछ सुधार करना है कुछ परिशिष्टों के अंदर या कुछ अनुच्छेदों के अंदर, तो क्या करना होता है, संसद के दोनों सदनों की बहुमति उसी प्रकार उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानसभाओं की स्वीकृति आवश्यक है। तो इसी तरह संविधान एक संशोधक उपबंध, यानी हमारा जो भारत का संविधान है वो परिवर्तनशील है। तो आगे हम देखेंगे सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस विषय पर हमने आगे भी चर्चा की थी। सार्वत्रिक यानी कि कभी भी किसी भी जगह मत दे सके वो अधिकार हमें प्राप्त है, परंतु व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 18 साल होनी चाहिए, 18 से अधिक होनी चाहिए और जहां वो मत देने जाता है वहां उसका नामांकन मतदाता सूची में होना आवश्यक है। तो एक बार देख लेते हैं कि भारत में संविधान द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी नागरिकों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, लिंग कि यह स्त्री है या पुरुष है तो पुरुष वोट दे सकता है या मत दे सकता है, स्त्री नहीं दे सकती। तो ऐसी कोई भी लिंग के भेदभाव बिना आय, संप्रदाय, संपत्ति यानी कि यह करोड़पति है तो यह दे सकता है, यह रोड़पति है यानी गरीब है तो यह नहीं दे सकता। तो ऐसे किसी भी तरह के भेदभाव बिना, जन्म स्थान आदि के भेदभाव बिना स्वतंत्र रूप से समान मत देने का अधिकार वास्तव में एक प्रगतिशील और साहसपूर्ण कदम है। तो मत देने के अधिकार के कारण लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को मतदान द्वारा अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि आप भाजपा को ही वोट दो तो भाजपा को ही जिताना है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि तुम्हें कांग्रेस को ही वोट देना है। तो इसी तरह अपने ही इच्छा अनुसार उस प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। तो दिनों दिन युवा मतदाताओं की बढ़ती संख्या, जागृति, उत्साह, मतदान जागृति के कारण मतदान प्रमाण में वृद्धि, इसी प्रकार राजनीतिक क्षेत्रों में युवाओं की सक्रियता, यानी कि युवाओं की बढ़ती जो संख्या है उसके कारण युवाओं की जो सक्रियता है, यानी कि जो देश के युवा वर्ग है जो कि 25 साल के ऊपर के जो युवा वर्ग है उनके कारण यह लोकतंत्र की परिपक्वता तथा सफलता की एक निशानी है। तो इसी तरह सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार का जो लक्षण है वो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है।
अब हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता, तो ये भी हमने प्रस्तावना के अंदर आगे देखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है प्रस्तावना का, कि जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने के लिए या धर्म परिवर्तन के लिए किसी भी तरह की रोक टोक या अवरोध कोई भी राज्य कर सकता नहीं है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान में सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समदृष्टि, यानी ये दोनों शब्द देखे कि सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव को स्वीकार किया गया है। राज्य किसी भी धर्म को प्रोत्साहन या समर्थन नहीं करता है। अगर कोई राज्य कहता है कि हिंदू धर्म ही अच्छा है, मुस्लिम धर्म तो ऐसा है वैसा है, तो यह नहीं कर सकता। तो राज्य का अपना स्वयं का कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। इस मामले में राज्य तटस्थ है। तटस्थ यानी कि कोई एक ही जगह पर स्थिर है। भारतीय संविधान सांप्रदायिक पक्षपात अथवा धार्मिक मामलों से दूर है। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति हमेशा अपनी धार्मिक मान्यता, श्रद्धा, आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इसी तरह भारतीय संविधान में धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग, यानी जैसे कि पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म के जो धर्म है, उसके अंदर लोगों की संख्या कैसी है, बहुत ही कम है। तो ऐसे जो धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अनेक विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रदान की गई है। जैसे कि हिंदू धर्म जो है वो बहुमती रखने वाला, यानी कि भारत के अंदर ज़्यादातर 70-80% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म वाले हैं। बाकी के जो लोग हैं वो मुस्लिम, बौद्ध है, पारसी है, ख्रिस्ती है। तो ये सब वर्ग जो है वो बहुत ही कम संख्या में दिखने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोगों को संविधान में ज़्यादा विशेष सुविधाएं और अनेक विशेष अधिकार भी प्रदान की गई है। मार्गदर्शक सिद्धांतों में समान नागरिक कानून का समावेश और भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। तो इसी तरह धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखा। अब है न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो संविधान का 11वां और महत्व का लक्षण है। तो यहाँ जितने भी लक्षण देखे वो सभी लक्षण वैसे तो महत्व के ही हैं। तो इन सभी लक्षणों को आपको याद रखना है और उसके बारे में अंदर कौन कौन सी बातों का समावेश किया गया है, उन सभी चीज़ों को याद रखना है। तो न्यायिक समीक्षा संविधान का एक विशिष्ट लक्षण है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने कार्य क्षेत्र के अधीन जो कार्य या प्रशासन किया जाता है उस पर निगरानी रखने का उत्तरदायित्व न्यायालय को सौंपा गया है। संसद की सत्ताओं की अवगणना किए बिना न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास संविधान में किया गया है। संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों, अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक फैसलों और संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने की सत्ता न्यायालय को सौंपी गई है। तो इसी तरह न्यायिक समीक्षा यानी कि न्याय दिलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, ऐसे न्यायालय को कुछ अधिकार दिए हैं, जिसके अंदर ये सब संसद अथवा विधानसभाओं द्वारा, यहाँ पर जो हमने देखा, संसद विधानसभाओं द्वारा निर्मित कानूनों अथवा अध्यादेशों, प्रशासनिक आदेशों, न्यायिक, फिर बनाए गए कानून, यहाँ पर हमने देखा कि बनाए गए कानून, संशोधन तथा जारी किए गए अध्यादेश संविधान के मूलभूत सिद्धांतों के साथ सुसंगत नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है वो न्यायालय को सौंपी गई है। तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। तो ये जो है हमारे संविधान का 11वां बहुत ही महत्व का लक्षण न्यायिक समीक्षा। अब है मूलभूत अधिकार और कर्तव्य। तो भारत के नागरिक होकर हम भारत को ही स्वच्छ नहीं रखेंगे तो क्या ये सही है? या तो जो कानून बना है उसका हम भंग करेंगे तो ये एक भारतीय नागरिक के रूप में अच्छा नहीं है। तो भारत के लोग एक स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक के रूप में गौरवपूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए संविधान द्वारा लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त किए गए। तो विद्यार्थी मित्रों, ये अधिकार आपको आगे के चैप्टर में आएंगे तो सभी अधिकार याद रखने हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार, हम आज कहीं पर भी घूम फिर सकते हैं, कहीं पर भी जा आ सकते हैं। तो ऐसे समय में अधिकार प्राप्त किए गए हैं नागरिकों के सर्वांगीण विकास के साथ राष्ट्र के विकास की आवश्यक स्वतंत्रता की पुष्टि के साथ अधिकार और कर्तव्य, यानी कि यहाँ कचरा इधर उधर कोई फेंकता है तो यह हमारा कर्तव्य है, हमारी फर्ज है कि उसको इस कार्य से रोकना।
तो यह लोकतंत्रात्मक समाज की बहुमूल्य पूंजी है। संवैधानिक उपचार का अधिकार 6 से 14 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए सार्वत्रिक अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अधिकार भी इसके अंदर डाला गया है। तो अधिकार का भी संविधान में समावेश किया गया है। तो इसी तरह संविधान के अंदर कुछ ऐसे अधिकार बताए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ हैं। आगे 13वां पॉइंट है राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य राज्य को सौंपा गया है। राज्य का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों को आवश्यक मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक सिद्धांत कहा है। यानी कि मार्गदर्शक यानी कि जो हमें मार्ग दिखाते हैं, लोगों की रक्षा तथा उनके कल्याण के लिए प्रयत्न करने का कार्य जो राज्य को सौंपा गया है, तो उसे मार्गदर्शक सिद्धांत कहा जाता है। तो पिछड़े वर्ग तथा आदिवासी जातियों के लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ हमने देखा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत यानी कि राज्य का प्रशासन तथा नीतियों के निर्माण में राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत राज्यों को आवश्यक यानी राज्य के अंदर कुछ आवश्यक मार्गदर्शन चाहिए, तो इन राजनीतिक मार्गदर्शन लक्षण के अंदर हमें संविधान के अंदर ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जिससे हमें कुछ अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। अब 14वां और अंतिम पॉइंट है पिछड़े वर्गों तथा आदिवासी जातियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। तो मित्रों, हमारा जो पिछड़े वर्ग यानी कि जो निम्न जाति के जो वर्ग है, जिनको समाज से अलग कर दिया गया है, जहाँ संख्या यानी उन लोगों की, उन समाज की संख्या बहुत ही कम है, तो ऐसी जातियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो समाज के पिछड़े वर्ग अथवा पिछड़ी जातियों तथा विकास में पीछे रह गए समूहों के उत्कर्ष के लिए यानी विकास के लिए सामान्य प्रभाव में जुड़ने के लिए सक्षम बनाने के हेतु संविधान में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। विधानसभा और स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के निर्वाचन में इन्हें पर्याप्त राजकीय प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इसके लिए कुछ सीटें भी उनके लिए बर्खास्त की गई है। जैसे कहीं पर एडमिशन लेना है तो उसके लिए अनुसूचित जाति के लिए कुछ प्रतिशत सीटें रखी गई होती है कि जैसे 100 सीटें हैं, उसमें से 30 सीटें जो है वो नीची जाति के लिए, जो एसटी यानी अनुसूचित जाति में आते हो, अनुसूचित जनजाति यानी बिल्कुल आदिवासी में आते हो, तो ऐसों के लिए 25 सीटें उन लोगों के लिए। तो ऐसी अलग अलग सीटें रखी गई हैं। इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं, जैसे कि अभी मैंने बताया एडमिशन के लिए उनके लिए अलग सीट घोषित की गई रहती है, तो उनमें समान अवसर प्राप्त हो उसके लिए निर्धारित सीटों का कुछ भाग इनके लिए आरक्षित रखा जाता है। पिछड़े वर्ग के बालकों को शैक्षणिक विकास के लिए छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप जो मिलती है, शुल्क मुक्ति यानी कि पैसे नहीं भरने के, मुफ्त में उन्हें पढ़ाया जाता है। तो अन्य सुविधाएं भी प्राप्त की गई है। क्यों? तो ये जो है इनका विकास नहीं हुआ है, पिछड़े वर्ग है, उनकी संख्या भी कम है, इसीलिए उनको ये विशेष सुविधाएं प्राप्त की जाती हैं। तो इनके लिए संविधान में सकारात्मक भेदभाव अथवा रक्षणात्मक भेदभाव की नीति की विशेषता की गई है। तो इसीलिए 14वां जो अंतिम पॉइंट है वो बहुत ही महत्व का है कि आदिवासी और जो नीची जाति के लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ही समाज में कम है, विकास नहीं हुआ है, पैसों की तंगी है, तो ऐसे लोगों को समाज में आगे बढ़ने के लिए, समान अवसर प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से विशेष सुविधाएं, विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं। तो मित्रों, इसी तरह हमारा जो 8वां चैप्टर है भारतीय संविधान की रचना और लक्षण, हमने ये जो 14 लक्षण देखे वो 14 में से कुछ नहीं तो 8-10 लक्षण तो आपको याद रखने ही हैं जो परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो इसी तरह दूसरे चैप्टर में ये मेरे पार्ट 2 के अंदर वीडियो के अंदर मैंने 14 लक्षणों की बात की संविधान के, तो उन सभी लक्षणों को आपको याद रखना है। तो इसी तरह इस पार्ट को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस स्वाध्याय जो है यहाँ पर दिया हुआ, तो ये स्वाध्याय आपको आपकी नोटबुक में कंपलसरी लिखना है और याद भी करने हैं ये सभी प्रश्न। तो मित्रों, इस वीडियो को, इस चैप्टर को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपको इस वीडियो को कंपलसरी देखने के लिए, ध्यानपूर्वक समझने के लिए, और कोई भी प्रश्न में कुछ भी अगर आपको तकलीफ़ या समस्या है तो कमेंट में लिखकर उस प्रश्न को हल करने के लिए कमेंट में आप लिख सकते हो, जिससे मैं उसका उत्तर उसी की तरह दे सकती हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपका खूब खूब आभार।